तो दोस्तों बात करें आज की वीडियो में तो आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री में हमें क्या ग्रोथ देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि टीसीएस जो है तो टाटा यहाँ पे एलेक्सी से अलग क्यों है। आखिर यहाँ पे टाटा ने दो कंपनियां क्यों डाली, टीसीएस और टाटा एलेक्सी। वहीं अगर हम एलएनटी की बात करें तो आप एलएनटी इन्फोटेक देखते हैं और फिर वहाँ पे एलटीटीएस देखते हैं। तो ये इस तरीके की दो आईटी कंपनियां हमें क्यों देखने को मिल रही हैं, तो वही हम डिस्कस करेंगे कि आखिर एक एआई आईटी कंपनी और टिपिकल आईटी कंपनी में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। और फाइनली एंड में हम यहाँ पे टॉप थ्री आईटी माफ़ कीजिएगा टॉप थ्री यहाँ पे एआई स्टॉक्स को भी रिव्यू करेंगे। बात करेंगे कि एआई इंडस्ट्री में कौन सी वो तीन आईटी की हमें टॉप थ्री कंपनियां देखने को मिलती हैं जिनमें आने वाले टाइम में एक अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि इस तरीके की बेहतरीन आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड शानदार वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए इसी आशय के साथ वीडियो की कर लेते हैं शुरुआत। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं, आपका एक तरह से मैन मेड इंटेलिजेंस होता है जो कि आप उसको किसी भी मशीन में जो है तो उसको इंस्टॉल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, आप काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते होंगे जैसे कि गूगल असिस्टेंट यूज़ करते होंगे या फिर एप्पल के सिरी की बात करें तो उसको भी यूज़ करते होंगे। तो वहाँ हम उससे क्या है कि कम्युनिकेट कर पाते हैं, उससे कुछ सवाल जवाब कर पाते हैं, उसको हम कुछ ऑर्डर भी दे सकते हैं, जैसे कॉल करने के लिए बोल सकते हैं, म्यूज़िक प्ले करने के लिए बोल सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल आपने अमेज़ॉन का एलेक्सा देखा होगा। काफ़ी बेहतरीन हमें एग्जांपल देखने को मिलता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये एलटीटीएस के द्वारा दी गई है इस एलेक्सा की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलेक्सा तो आपकी कई सारी चीज़ों को कंट्रोल भी करता है। फॉर एग्जांपल के लिए उसने यूट्यूब में कोई सॉन्ग्स लगा दिया या फिर अगर आप चाहें तो लाइट वगैरह की कंट्रोलिंग जो है तो एलेक्सा से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं चीज़ों को इन शॉर्ट बोलूँ तो एक जो टिपिकल आईटी कंपनी होती है वो यहाँ पे ह्यूमन इफ़िशियंसी को जो है तो इम्प्रूव करती है। और जो यहाँ पे आपकी जो एआई होते हैं वो जो है तो यहाँ पे ह्यूमंस को एक तरीके से मिमिक करते हैं, यानी जो कार्य इंसान करना चाहता है उसको कहीं ना कहीं हम मशीन के थ्रू करवाते हैं। तो वो एक तरीके से हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही थ्रू करवाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें जैसे टीसीएस हो गया और टाटा एलेक्सी हो गए, हमें दो ऐसी कंपनियां देखने को मिलती हैं जो कि सेम ही फील्ड में हमें कार्य करती हुई देखने को मिलती हैं, आईटी सेक्टर की हैं, बट दो अलग अलग कंपनियां देखने को मिलती हैं। तो ऐसा क्यों है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टीसीएस हो गया, जैसे इन्फोसिस हो गए आपके यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं बात करूं एलटीआई की बात करूं तो ये कंपनियां जो हैं तो कंसल्टेंसी बेस्ड होती हैं, सर्विस प्रोवाइडर होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे हम जो आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं उस साइट के जो मेंटेनेंस का कार्य है वो इन्फोसिस करता है। अब अगर ये इन्फोसिस ये काम मान लीजिए ना करे तो उसकी जगह हमें क्या करना होगा, हमें पेपर वर्क शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे सारे जो है तो कार्य पेपर वर्क होते हैं और बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है हर एक सेगमेंट में देखा जाए तो। और उसी वर्कलोड को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इजी कर देता है आईटी। जैसे कि इन्फोसिस ने वहाँ पे आईटीआर का जो साइट बनाया हुआ है, हर कोई जो है तो ऑनलाइन जो है तो आईटीआर फाइल कर सकता है, सबमिट हो जाएगा चीज़ें। और देख सकते हैं आप वेरी इजली, वेरी कन्वेंटली विद इन अ मिनट जो है तो सारी चीज़ें वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। एक और टिपिकल एग्जांपल जो है तो आप देख सकते हैं बैंकिंग सिस्टम में। अब अगर मान लीजिए कि इंटरनेट बैंकिंग ना हो तो उसमें हमें क्या होगा कि अगेन पेपर वर्क जो है तो करना पड़ेगा, आपको बैंक में जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर जाके पैसे का आपको विड्रॉल वहां पे देखने को मिलता है। तो इंटरनेट बैंकिंग की जो साइट्स हो गई वो होती हैं हमारी इस तरीके की, जो टीसीएस जैसी कंपनियां होती हैं, इन्फी जैसी कंपनियां होती हैं, विप्रो हो गई आपकी, एलटीआई हो गई। तो इस तरीके की कंपनियां जो हैं तो साइट मेंटेनेंस वगैरह का कार्य करती हैं। वहीं अगर हम मनी विड्रॉल की जैसे बात आती है तो अगर हम एटीएम की बात करें, एटीएम मशीन, तो ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है।
चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम आखिर आज ये एआई स्पेसिफिक यहाँ पे स्टॉक को क्यों देखना चाहते हैं। तो उसका रीज़न है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम से एआई में अगर देखेंगे कि इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें तो ये लीनियर नहीं बल्कि आपको नॉन लीनियर जो है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता हुआ देखने को मिलेगा। वहीं अगर इसके सीएजीआर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगभग 40% के सीएजीआर से 2021 से लेकर के 2028 तक में हमें इस इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो जब इंडस्ट्री में इतना शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगा तो अगर इस सेगमेंट की अगर हम टॉप 3 कंपनियों की बात करें तो वो हमें कितना शानदार रिटर्न आने वाले टाइम में दे सकती हैं, शायद इसकी कल्पना आप और हम जो है तो अगर करें तो वो शायद बहुत थोड़ा ही हमें देखने को मिलेगा। बट इनफैक्ट अगर मैं बात कहूं तो एआई सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा अभी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर हम टॉप 3 एआई कंपनी की बात करें तो वहां पे हमें आईटी सेगमेंट में सबसे पहली जो मेरी चॉइस है वो है टाटा एलेक्सी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम कंपनी के इंडस्ट्री में जो एक्सपोजर को देखें तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हमें देखने को मिलता है। कंपनी यहाँ पे डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है और आप देख सकते हैं कि ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर में कंपनी का जो है तो हमें रेवेन्यू डिवाइड होते हुए देखने को मिलता है। अब अगर कंपनी की हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम ऑटोमोटिव की बात करें तो इसमें जो है तो कंपनी जो है तो ट्रेन के जो है तो डिजिटलाइजेशन के भी कार्य में लगी हुई है। वहीं अगर हम ईवी में भी देखें तो इस कंपनी का एक्सपोजर हमें ईवी में देखने को मिलता है। दोस्तों अब अगर हम ऑटोमोटिव सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम आईसी इंजन की बात करें तो 2010 में अगर सॉफ्टवेयर का जो एक्सपोजर था वो हमें 7% देखने को मिलता था, 2017 में 17% देखने को मिलता था और आने वाले टाइम 2025 में एक्सपेक्टेड है कि ये 30% का एक्सपोजर जो है सॉफ्टवेयर में आपको जो है तो आईसी इंजन बेस्ड ऑटोमोबाइल में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम ईवी की बात करें तो ये जो एक्सपोजर है काफ़ी हद तक लगभग 70% तक आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी कुल मिला के ईवी के सेगमेंट की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे ड्राइविंग फैक्टर जो है तो आपको टाटा एलेक्सी जैसी कंपनियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इसके जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यूरोप से इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, लगभग 36%। उसके बाद यूएस से आपको 36% के आसपास देखने को मिलेगा और इंडिया के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 13% का जो है तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इंडिया से देखने को मिलता है। कंपनी जो है तो एम्बेडेड प्रोडक्ट डिज़ाइन के यहाँ पे सेगमेंट में कार्य करती है और इस सेगमेंट से लगभग जो है तो 88% यहाँ पे आपको रेवेन्यू जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर यहाँ पे जो हम सॉफ्टवेयर के पेनिट्रेशन की बात कर रहे थे ऑटोमोबाइल में, ऑलमोस्ट सारे वो जो पेनिट्रेशन है आपको एम्बेडेड सिस्टम के ही देखने को मिलेंगे। ईपीडी सिस्टम जो है तो एम्बेडेड प्रोडक्ट डिज़ाइन सिस्टम ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम आईडीवी की बात करें तो 90% का रेवेन्यू वहां से देखने को मिलता है। सिस्टम इंटीग्रेशन सपोर्ट की बात करें तो 2% का रेवेन्यू यहां से देखने को मिलेगा। बाई इंडस्ट्री अगर हम रेवेन्यू का डिवीजन देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग जो है तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री और ब्रॉडकास्ट से जो है तो इसका 44% का रेवेन्यू जो है तो जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वहाँ 41% देखने को मिलता है। हेल्थ केयर से जो है तो 10%, हेल्थ केयर और मेडिकल से जो है तो 10% है, बाकी अदर से जो है तो आपको 4% देखने को मिलेंगे। अब कंपनी के अगर कुछ नंबर्स हम देखें तो 36,000 करोड़ की मार्केट कैप हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। आरओसी जो है 40% का है, आरओई जो है तो 30% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 30% के यहाँ पे आसपास जो है तो आपको देखने को मिलेगा। डेट ऑलमोस्ट इस कंपनी में ना के बराबर है। कंपनी के अगर हम सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर हमें सेल्स में जो है तो अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं आज की डेट में यहाँ लगभग 2000 के आसपास हमें सेल्स देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सिमिलरली हमें बढ़ते हुए से देखने को मिल रहे हैं ईयर ऑन ईयर, जो कि काफ़ी अच्छे यहाँ पे फंडामेंटल्स इस कंपनी के देखने को मिलते हैं। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कंपनी के यहाँ पे थोड़े से कंसिस्टेंट रहे हैं कुछ साल में, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से इनके प्रॉफिट जो है तो बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। सेम वे ईपीएस जो कभी 7.69 का हुआ करता था 2010 में, आज देखिए इनके ईपीएस जो हैं विद इन 10 ईयर्स जो है तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे अगर हम इनके बैलेंस शीट को देखें कि रिजर्व और सरप्लस जो है कैसे देखने को मिलते हैं, तो रिजर्व्स भी कंपनी के अच्छे और हेल्दी अमाउंट में यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। कंपनी के पास थोड़ा बहुत डेट था, बाद में कंपनी जो है तो डेट फ्री होते हुए हमें देखने को मिली। फिलहाल की डेट में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट सा यहाँ पे आपको जो है तो डेट देखने को मिलेगा।
ऑपरेटिंग कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो एक अच्छा कैश फ्लो कंपनी ईयर ऑन ईयर यहाँ पे जनरेट करती हुई हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर के पास आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट स्टेगनेंट सी होल्डिंग जो है तो यहाँ पे मेंटेन है 44% के आसपास। एफआईआईज की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे एफआईआई की होल्डिंग जो है तो यहाँ पे मेंटेन हमें देखने को मिल रही है लगभग 12% के आसपास। डीआईआई की होल्डिंग जो है थोड़ी सी घटती बढ़ती हुई रही है, यहाँ पे कभी प्रॉफिट बुकिंग आई है फिर उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है और अभी भी लगभग थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ही हमें देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि पब्लिक जो है तो यहाँ पे हमें बाहर होती हुई देखने को मिल रही है। 37% यहाँ पे देखने को मिलता है, कभी 41 था और कभी एक समय पे यहाँ पे 44% के आसपास इनकी होल्डिंग थी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो बॉटम से ये काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। ये सोच करके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मेरे हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, आगे आने वाले टाइम में ये आपको मेगा वेल्थ क्रिएट करके देने वाला है। फ्रेश एंट्री की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री बनती है। अगर आप चाहें इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना तो यहाँ पे ले सकते हैं। फर्दर कभी गिरावट होती है तो 5000 के पास यहाँ पे एक एवरेजिंग का मौका आपको मिलेगा, और गिरावट होती है तो 4500, और अगर कभी गलती से और ज़्यादा गिरता है तो 4000 के आसपास यहाँ पे आप जो है तो एवरेजिंग कर सकते हैं। जिनके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है वो भी यहाँ पे चाहें तो एसआईपी कर सकते हैं। चलिए अगले एआई स्टॉक की अगर हम बात करें तो एलटीटीएस हमें देखने को मिलता है। बहुत ही शानदार कंपनी है ये जो है तो आपको यहाँ पे डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल एआई के बिजनेस में यहाँ पे कंपनी कार्य करती हुई देखने को मिलेगी। दोस्तों बहुत ही शानदार ये कंपनी हमें देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे देखेंगे कि ये किस सेगमेंट में कार्य करती है तो ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम, 5G में इस कंपनी का एक्सपोजर आपको देखने को मिलेगा। हाईटेक, मीडिया, मेडिकल डिवाइसेस एंड प्लांट इंजीनियरिंग में यहाँ पे कंपनी जो है तो कार्य करती हुई देखने को मिलेगी। बेहतरीन चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 69 जो फॉर्च्यून 500 की कंपनीज़ हैं उनमें से 69 कंपनीज़ जो हैं तो यहाँ पे इनके हमें क्लाइंट्स जो हैं तो देखने को मिलते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी यहाँ पे हमें ग्लोबली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 296 इनके ग्लोबल क्लाइंट्स जो हैं तो इस कंपनी के आपको देखने को मिलेंगे मोर देन 25 कंट्रीज़ में। वहीं अगर कंपनी के हम रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन से जो है तो 35% का है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से 19%, टेलीकॉम से यहाँ पे 20% है, मेडिकल डिवाइसेस में 9% है और प्लांट इंजीनियरिंग में 16% है। एक वेल डाइवर्सिफाइड यहाँ पे ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर जियोग्राफिकल आप इसका प्रेजेंस देखें तो नॉर्थ अमेरिका में 58% है, यूरोप में 17, इंडिया में 13 और द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 12% हमें देखने को मिलता है। कंपनी यहाँ पे हमें टाटा एलेक्सी के कंपटीशन में देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं एम्बेडेड सिस्टम हो गया आपका, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस इंजीनियरिंग के ये जो है तो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी कंपनी आपको कार्य करती हुई देखने को मिलती है। काफ़ी अच्छे मूव यहाँ पे देखने को मिले हैं। आप देख सकते हैं ओईएम के स्पेस में इस कंपनी ने जो है तो यहाँ पे एक्विजिशन किया है, जो कि एक काफ़ी यहाँ पे प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलता है अगर ईवी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो। अब अगर हम यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो 57,000 करोड़ की मार्केट कैप यहाँ पे एलटीटीएस की देखने को मिलती है। आरओसी 30 के आसपास है, आरओई की बात करें 20 के आसपास देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% का आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों नंबर्स ही टाटा एलेक्सी के कंपैरिजन में थोड़े से आपको वीक देखने को मिलेंगे, बट नो डाउट दोनों ही कंपनियाँ काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलती हैं। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा। अगर इन दोनों कंपनी का कंपैरिजन देखा जाए तो आप देखेंगे पी के मामले में टाटा एलेक्सी थोड़ा महंगी है। महंगी होने का रीज़न आप देख सकते हैं कि आरओसी आप देखें टाटा एलेक्सी का ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें उसमें भी टाटा एलेक्सी आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखें तो वहाँ पे भी हमें एलटीटीएस से ये कंपनी जो है तो काफ़ी बेटर देखने को मिलती है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वहाँ पे भी टाटा एलेक्सी ही हमें बाजी मारती हुई देखने को मिलती है, और यही रीज़न है कि आपको यहाँ पे जो है तो ये वैल्यूएशंस थोड़े से आपको यहाँ पे महंगे देखने को मिलेंगे। चलिए एलटीटीएस के अगर हम सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के जो सेल्स हैं वो काफ़ी यहाँ पे थोड़ा सा स्टेगनेंट आपको देखने को मिलेंगे इन 2 सालों में, बट यहाँ पे कंपनी ने जो है तो ईयर ऑन ईयर वाइज देखेंगे एक अच्छा यहाँ पे ग्रोथ जो है इसने सेल्स में दिखाया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिमिलर से ही आपको इस कंपनी के बढ़ते हुए से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने एक अच्छा और हेल्दी अमाउंट में यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। अगर ईपीएस की बात करें तो आप देख सकते हैं जो 10 का ईपीएस था पहले वो अभी के टाइम पे 78 के आसपास देखने को मिल रहा है। ईपीएस के अगर ग्रोथ की भी बात किया जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे टाटा एलेक्सी जो है तो 2 कदम आगे जो है तो एलटीटीएस से आपको देखने को मिलेगी।
अब बात करें यहाँ पे रिजर्व्स की, तो आप देख सकते हैं कि रिजर्व्स कंपनी ने धीरे धीरे अपने अच्छे खासे यहाँ पे एक्यूमुलेट करके बढ़ाते हुए इसे दिखाए हुए हैं। बोरोइंग्स ऑलमोस्ट पहले से जो थी उसको धीरे धीरे कंपनी ने कम किया है। फिलहाल की डेट में हमें थोड़ा सा यहाँ पे बोरोइंग्स देखने को मिलते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू रिजर्व्स बोरोइंग्स उतने ज़्यादा हैं नहीं, तो आपको उतनी इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है तो अच्छे अमाउंट में आपको जनरेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ऑन पेपर जो आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है वो यहाँ पे कंपनी जो है तो उसको कैश में कन्वर्ट करती हुई देखने को मिली है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग ये इतनी ज़्यादा रख नहीं सकते थे, यही रीज़न है कि इन्होंने 74 के आसपास रखा है। देखिए एनएसई में कोई भी कंपनी लिस्टेड होती है तो विद इन 3 ईयर्स जो है तो उस कंपनी को 75% के अंदर प्रमोटर होल्डिंग रखनी होती है, और इसीलिए इन्होंने 74.15 रखा हुआ है। एफआईआईज़ की बात करें तो इन्होंने अच्छी खासी यहाँ पे होल्डिंग बना के रखी है, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। डीआईआईज़ की बात करें तो उनने भी अपनी अच्छी खासी यहाँ पे होल्डिंग बना के रखी है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी ठीक ठाक अमाउंट में देखने को मिलेगी, बट ओवरऑल अगर देखें तो पब्लिक के हाथ से यहाँ पे माल जो है तो निकाल लिया गया है। चलिए अब वैल्यूएशन की बात करें तो देखिए ये प्राइस आपको बढ़ता हुआ देखने को ही मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर जो है वो एआई का है और ये सारी कंपनियां जो हैं एआई बेस्ड हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें अच्छा एक्सपोजर देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, और यही रीज़न है कि ये स्टॉक भागते हैं और भागते ही रहेंगे। गिरावट में आपको मिलता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा आप एसआईपी करते जाइए। करेंट टाइम की अगर हम बात करें तो 5415 का प्राइस जो चल रहा है वो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पर ही हमें देखने को मिलता है। जिनके पास ये स्टॉक है आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कीजिए, काफ़ी अच्छा अमाउंट में आपको ये जो है रिटर्न देने वाला है। और यहाँ पे जो अगर कोई फ्रेश एंट्री करते हैं तो अगर स्टॉक में फर्दर कभी गिरावट होती है 5000 पे तो एक एसआईपी वो यहाँ पे कर सकते हैं, 4500 पे दूसरी कर सकते हैं, और फर्दर अगर कभी गिरावट होती है तो यहाँ पे 4000 पे ये तीसरी एसआईपी कर सकते हैं। तो इन लेवल्स पर आप चाहें तो इसमें एवरेजिंग या फिर एसआईपी कर सकते हैं। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैप्पीएस्ट माइंड जो है तो यहाँ पे अगर आईटी सर्विसेज कंपनियों की बात किया जाए तो 4th रैंक पर हमें देखने को मिलती है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेसिंग ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कि काफ़ी आजकल चर्चा में चल रहा है, रोबोटिक्स, ड्रोन और सिक्योरिटी, इन सारे सेगमेंट में कंपनी जो है तो कार्य करती हुई देखने को मिलेगी। और कंपनी के अगर हम एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात करें तो अशोक सूटा जी हैं, इनके बारे में मैंने पहले ही बात किया था। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने विप्रो को जो है तो टॉप 2 की आईटी कंपनियों में लाया था अपनी लीडरशिप में। यही जो है तो अशोक सूटा जी माइंडट्री कंपनी के यहाँ पे फाउंडिंग एंड चेयरमैन हमें देखने को मिलते हैं, और यही रीज़न है कि हैप्पीएस्ट माइंड का जब यहाँ पे आईपीओ आया था 166 रुपीज़ का, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेम, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैनेजमेंट, यहाँ पे ये जो है तो प्राइस जो है लिस्टिंग के बाद आपको आज की डेट में 1200 के आसपास देखने को मिलेगा, और एएसएम लिस्ट में आने से पहले ये स्टॉक 1500 तक की रैली करता हुआ देखने को मिला था। चलिए इनके अगर हम कस्टमर बेस की बात करें तो हर सेगमेंट से आपको यहाँ पे इनके कस्टमर बेस देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जो फॉर्चून 200 कंपनी का जो ग्रुप है उसमें से 13 जो है तो इस कंपनी के हमें कस्टमर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का 90% जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे रिपीट बिजनेस से हमें देखने को मिलता है। डिजिटल बिजनेस सोल्यूशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में भी कंपनी कार्य करती हुई देखने को मिलेगी। ऑल्दो यहाँ पे रेवेन्यू आपको थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है, और कहीं से अगर बिजनेस ज़्यादा बढ़ता है, कहीं से अगर ज़्यादा बढ़ेगा, और यहाँ भले चाहे कांस्टेंट रहे तो परसेंटेज वाइज आपको लगेगा कि यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में भी कंपनी जो है तो सेगमेंट में कार्य करती हुई देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं रेवेन्यू काफ़ी हेल्दी अमाउंट में यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी इनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जियोग्राफिकल अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी का यूएस से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता हुआ देखने को मिला है, और एक काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री कंपनी के मैनेजमेंट से हमें सुनने को मिली है कि ये यूएस पे जो डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा बहुत रिड्यूस करेंगे, और उसको रिड्यूस करके ये ऑलमोस्ट 60% के आसपास तक लाएंगे। इसका मतलब ये है कि कंपनी जियोग्राफिकली जो है तो और कई भी यहाँ पे जियोग्राफिकल जो है तो प्रेजेंस जो है तो और जगह पे आपको बढ़ाती हुई देखने को मिल सकती है। चलिए यहाँ पे अगर हम कुछ नंबर्स की बात करें, 18,000 करोड़ की मार्केट कैप है। यहाँ पे आरओसी आप देखेंगे, आरओई देखेंगे, कंपनी के काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा जो है तो आपको 24% के आसपास देखने को मिलेगा। कंपनी के पास थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल सकता है। कंपनी की अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे ग्रोथ जो है तो छोटी कंपनियों में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, और यही रीज़न है कि यूजुअली स्मॉल कैप को जो है
तो यहाँ पे एक मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा भाव देता हुआ आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे प्रॉफिट जो है पहले थोड़े से घाटे में थे कंपनी के, लेकिन विद द टाइम यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छा इंप्रूवमेंट किया और आज की डेट में आप देखेंगे लगभग हमें यहाँ पे जो है तो 150 करोड़ 160 करोड़ का प्रॉफिट जो है जनरेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे 10 का जो है तो अर्निंग पर शेयर आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग हमें कांस्टेंट सी देखने को मिलेगी। एफआईआईज की होल्डिंग हमें अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिलती है। और आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ाई थी इन्होंने, फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। गोल्डमैन सैक्स की जो यहाँ पे होल्डिंग थी एग्जिट कर चुके हैं ये। मॉर्गन स्टैनली जो है तो यहाँ पे न्यू एंट्री आपको देखने को मिलेगी। वहीं डीआईआईज की बात करें तो इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, ऑल्दो स्टॉक जो है तो अब देखिए 166 से यहाँ पे आपको 1500 तक भागता हुआ देखने को मिले, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं ये यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको एग्जिट लेते हुए देखने को मिलेंगे। पब्लिक के पास यहाँ पे थोड़ा सा जो है तो होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। चलिए चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जिस तरीके से रैली किया था उसके बाद इसको एसएम लिस्ट में डाल दिया गया था, जिससे यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिला। अभी हाल फिलहाल में मार्केट की गिरावट के साथ यहाँ पे हमें एक गिरावट देखने को मिली। स्टॉक अगर 1200 के नीचे मिलता है तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा लेवल है वहाँ पे एंट्री करने का। कल की डेट की अगर हम बात करें, माफ़ कीजिएगा पिछले ट्रेडिंग सेशन की, तो वहाँ पे हमें लगभग 5% का अपर सर्किट लगाता हुआ ये स्टॉक देखने को मिला है। करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो 1278 का देखने को मिलता है। इस प्राइस में भी कोई बुराई नहीं है, अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं। फर्दर कभी गिरावट होती है तो 1200 पर लीजिए, और अगर इसमें और कभी डाउनफॉल आपको देखने को मिले मार्केट के नेगेटिव सेंटिमेंट्स की वजह से या फिर मार्केट में गिरावट की वजह से, तो मेरे हिसाब से 1000 का ही एक लेवल होना चाहिए जहां पे आप फर्दर इसमें एवरेजिंग कर सकें। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।